सभी लोग। अदिति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने एनसीईआरटी के पॉलिटी और हिस्ट्री के कई सारे क्लासेस को पढ़ लिया है, कई सारे सेगमेंट, कई सारे ऐसे नोट्स को भी कंप्लीट कर लिया है जो एज ए आर्ट स्टूडेंट्स, एज ए पॉलिटी हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बट आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको माइक्रो और मैक्रो, ये जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, माइक्रो जो कि आप 11th क्लास में पढ़ते हो और मैक्रो जो आप 12th में पढ़ोगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। बेटा इसको सिर्फ आप समझने नहीं है, आज मैं इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ जो आप अगर शॉर्ट नोट्स भी बना लोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में हमें करना क्या है। अब पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर अच्छी हैं, लगती हैं, पसंद आती है, तो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और मैं जो भी टॉपिक्स लेके आऊँगा उस लेसन्स को पूरी तरीके से फिनिश ही करूँगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि मैं एक टॉपिक इससे पढ़ा दिया, दो टॉपिक इससे पढ़ा दिया, ये बच्चों को कहीं ना कहीं गुमराह कर देती है चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग अदिति क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का चैप्टर 1 समष्टि अर्थशास्त्र भूमिका पाठ। ठीक है, अब भूमिका पाठ क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों। कई बच्चों को पता होता है कि मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, ये लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअल शब्दों में ना जब आप पेपरों में लिखते हो तो आपको एक डिफाइंड लैंग्वेज लिखनी होती है, एक डिफाइंड वर्ड लिखना होता है। लो पावर मोड आ गया। ओके, अब करना क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ आखिर है क्या? अंग्रेजी भाषा में मैक्रो, MACRO, मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। देखिए मैं यहाँ पर जस्ट माइक्रो से बड़े की बात कर रहा हूँ, यानी कि छोटे से बड़े की बात। माइक्रो मतलब व्ययिष्ट, मतलब सबसे छोटा। नैनो भी इसकी एक फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो भी एक माइक्रो फॉर्म होती है। और समष्टि मतलब होता है मैक्रोस, मतलब बड़ा। मैक्रो लेवल में चीजें इंडिविजुअल सी होती हैं, एक व्यक्ति एक फर्म से रिलेटेड होती है, और मैक्रोस के अंतर्गत चीजें जो होती हैं वो राष्ट्र लेवल पे होती हैं और भी अन्य चीजें होती हैं। अब आप पूरी तरह से इधर ध्यान दीजिए, मैक्रोस से लिया गया है ये सब, जिसका अर्थ होता है बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में बड़ा का अर्थ है समस्त अर्थव्यवस्था। समस्त अर्थव्यवस्था का मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पर आप सिर्फ ना एक देश के बारे में बल्कि कई देशों के बारे में, ना सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बल्कि राष्ट्र में रह रहे सभी लोगों के बारे में, उनकी रिलेटेड इनकम, उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस, सबके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए क्या बोला गया, आगे बोला गया है कि इसमें आगे बोला गया है इसकी परिभाषा। तो क्या है इसकी परिभाषा? देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आधारित प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। यहां पर इसकी डेफिनेशन वेल डिफाइंड होनी चाहिए एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, देखो बच्चों, मानना है ये चीज आप लोगों को करना चाहिए। आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देने, बल्कि आपको खुद को भी रिप्रेजेंट करना होता है कि आपकी खुद की थिंकिंग क्या है। अब चाहे वो भारत के अंदर किसी भी राज्य का बोर्ड हो, ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, CBSE हो, HPSC हो, A to Z कोई भी बोर्ड हो, वो सिर्फ बच्चों से एक ही डिमांड करता है कि बच्चों की थिंकिंग क्या है इस टॉपिक को लेके, इस मुद्दे को लेके। तो बच्चों मैं आपको यही बोलूंगा कि रटी रटाई चीजें, यानी कि हूबहू जो बुक्स में लिखा होता है वो मत छापने पर बिलीव किया करो। ठीक है, आप ये देखा करो कि इससे आपको क्या समझ आया, बस उस चीज को आप लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी नॉलेज ही बेटा आपको आगे लाइफ जब आप जियोगे ना, आगे की जो जिंदगी होगी उस जिंदगी में रियल फैक्ट को समझने में काम करेंगे। ये तो सब किताबी बातें हैं ना, तो आप देखेंगे कि मैं अगर आप ये सब चीज़ों को बुक में पढ़ेंगे तो बहुत रहने लगेंगे, लेकिन मैंने आपके लिए चीज़ों को समझ के शॉर्ट किया है, जिसमें चीज़ें ईजी हो गई है। तो देखो, मैं अगर आपसे कभी कोई मैक्रो की परिभाषा पूछूं तो आप बोलना कि इसकी जो परिभाषा है, इनकी जो डिफाइन है, ये क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है
जो समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। बिल्कुल, आर्थिक समस्या, आर्थिक प्रश्न कोई भी हो, वो समस्त अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या है, आर्थिक प्रश्न। आखिर क्या है आर्थिक प्रश्न? तो यहाँ बोला गया है कि आर्थिक प्रश्न अर्थात ऐसे प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है जो किसी देश के सभी निवासियों से संबंधित होते हैं। सभी निवासियों में किसी एक की बात नहीं हो रही है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखें कि भैया आर्थिक प्रश्न क्या, आर्थिक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके अंदर किसी देश के सभी होल मैक्रो लेवल, ठीक है, सभी निवासियों से संबंधित होते हैं। जैसे निवासियों का रोजगार, कि एक राज्य के अंदर जो निवासी हैं उनका रोजगार क्या है, ठीक है, रोजगार में वृद्धि, कीमत वृद्धि, समस्या जिसे मुद्रा स्थापित कहते हैं और इसे मंदी की समस्या भी कहते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है कि निवासियों के रोजगार की समस्या, यहाँ पर निवासियों के रोजगार की समस्या की अगर बात हो तो यहाँ पर बोला है कि रोजगार में यदि वृद्धि, कीमत वृद्धि की समस्या, वृद्धि कीमत वृद्धि रोजगार में, ठीक है, उसे मुद्रा स्थापित कहते हैं, इसे मंदी की समस्या भी कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से जब मुद्रा यानी कि पैसे की स्टेबिलिटी हो जाए तो ये भी एक प्रकार की क्या है, समस्या है जो एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे होती है। दूसरा, अब आपको ये मेन पॉइंट ध्यान देना होगा। देखो इसीलिए मैंने स्टार बना के यहाँ पर लगाया हुआ है कि आपको ये सारे पॉइंट्स को और कैसे देखना है और समझना है। तो समझने की कोशिश करना बेटा। कई बार 1 नंबर 2 नंबर और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, लेंदी एक 2 लाइन के, उसमें चलो देखते हैं अब इसमें आगे के पॉइंट। जैसे कि आपको पता है जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं वो सारी पॉइंट ना आप एक एक करके ना अपनी ट्यूशन वाली नोटबुक में या जो भी आपके पास नोटबुक हो आप उसमें लिख लीजिएगा। अब देखो, अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको नीचे बताए थे ना, उन्हीं पॉइंट्स को एक बार फिर से सुन लो बच्चे, ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेस्ट हो जाएगी। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। देखो पहले मैंने आपको बताया था माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। अब उसी पॉइंट को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि अगर आपको नहीं समझ आया तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ओके, देखिए यह है समष्टि अर्थशास्त्र, इसका मतलब समष्टि मतलब क्या हो गया, मैक्रो, ठीक है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, बताया था मैंने आपको। समष्टि अर्थशास्त्र में बोलता है समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जनसंख्या के समूह के व्यापार पे, ठीक है। और वहीं पर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक व्यक्ति पकड़ना, एक व्यक्ति एक फर्म या एक उद्योग स्तर पर चुनाव करता है। जब किसी एक व्यक्ति की बात हो, किसी एक उद्योग की बात हो, तब हम जो भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी या कोऑर्डिनेशंस करेंगे उसके अंतर्गत आपको माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करना होगा या उसको समझना होगा। तो व्यष्टि, समष्टि और व्यष्टि। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र समष्टि चरों का अध्ययन करती है, जैसे कि संपूर्ण मांग, संपूर्ण पूर्ति, यानी कि फुल ऑफ डिमांड, फुल ऑफ सप्लाई। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती है, यहाँ पर पूरे नेशनल लेवल पे क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उस लेवल पे काम होगा। आगे बोला गया है, अब इसी में दूसरा पॉइंट देखें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि चरों का अध्ययन करता है, जैसे कि उपभोक्ता की मांग और पूर्ति, मतलब एक उपभोक्ता मतलब इंडिविजुअल पर्संस, what the individual person is demand for and what is the individual person supplying for। जब भी एक व्यक्ति की बात होगी तो उसमें आप माइक्रो का बात करेंगे। अब देखिए आर्थिक चरों की सामूहिकता की मांग सीमित होती है। भाई आर्थिक चर जो भी होती है इनकी जो मांग होती है वो एक सीमित आधारों पे की जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें कि आर्थिक चरों की सामूहिकता की मांग सीमित होती है। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो मैंने बताया ये यहाँ को मांग दिख रहा हूँ, लेकिन ये चलो ये मात्रा है, ठीक है, ये मात्रा है। तो इसमें जो मात्राएं होती हैं वो असीमित होती हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है कि कितने लेवल तक अनलिमिटेड फॉर्म में। वहीं पर जो माइक्रो के अंतर्गत है वो सीमित होती है, यानी वहां पर लिमिट होती है कि इतने लिमिट तक ही आप कर सकते हो। अब देखिए आप चौथा पॉइंट, समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या उत्पादन के संपूर्ण स्तर का निर्धारण है। यहाँ पर बोला गया कि मैक्रो लेवल के अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर केंद्रीय यानी कि सेंट्रल प्लानिंग्स होती है, यानी कि सेंट्रल के अंतर्गत उत्पादन संपूर्ण स्तर पर किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था होती है जो सेंट्रल लेवल पे रख के
पूरे देश और पूरे नेशनल लेवल पे इस पर कोऑर्डिनेशन किया जाता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या संसाधनों का आवंटन है। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो आवंटन होता है, मतलब यहाँ होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या संसाधनों का आवंटन, मतलब उसके, ठीक है, उसके द्वारा देखा जाता है कि भैया कितनी चीजें जो है वो क्लेरिफाई हो सकती हैं। तो इन पॉइंट्स को समझने के बाद अब यहाँ पर छोटी सी चीज है जो आप इस चैप्टर में आप लास्ट पॉइंट्स में आएंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व एवं क्षेत्र। अगर हम इसमें देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस है और कितना एरिया ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, तो इनको समझो। क्षेत्र देखो इसमें बोला गया है कि क्या है क्षेत्र की। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों का आकलन करना, यानी कि यहाँ पर आप नेशनल इनकम निकालते हो और उससे जुड़ी सारी जितनी भी रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं वो आप देखते हो। ठीक है, रोजगार का सिद्धांत पहला, मुद्रा का सिद्धांत दूसरा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सरकार की भूमिका क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ चीजें इंडिविजुअली नहीं देखी जाती हैं, बल्कि अगर हम देखें माइक्रो और मैक्रो फैक्ट के अंतर्गत तो चीजें इंडिविजुअल भी होती हैं, नेशनल लेवल पे भी होती हैं और कई बड़े बड़े लेवल पे की जाती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि विनिमय दर तथा भुगतान किस प्रकार से उसका आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये भी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, सामान्य कीमत क्या है, यानी कि किस लेवल पे ये चीज बिक रही है, किस चीज लेवल पे ये चीजें क्लियर हो रही हैं, ये सारी चीज। स्फीतिकारी तथा अस्फीति में अंतराल, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पैसों का गिरना, ठीक है, पैसों का बढ़ना, उनकी कीमत क्या है मार्केट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल में वो किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं। अब अगर हम बात करें इनके महत्व यानी कि इंपोर्टेंस की, कि इकोनॉमिक्स का इंपोर्टेंस आखिर आम जिंदगी में आखिर है, तो देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का जो चित्रण है, पहला कि अर्थव्यवस्था अपने आप में पूरा चित्रण प्रस्तुत करती है कि ये आम लोगों की जिंदगी और आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है। दूसरा, समृद्धि तथा विकास का मार्ग और नक्शा तय करती है कि किस प्रकार से एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक फर्म अपनी समृद्धि को सही ट्रैक पे लेके जा सकता है। अब थर्ड पॉइंट है कि आर्थिक स्थिरता, कि भाई आप इकोनॉमिक्स वे में कितने स्टेबिलिटी हैं, आप कितने स्टेबिलिटीज को कंपेट कर पाते हैं अपनी लाइफ में, या एक फर्म की बात की जाए तो। भुगतान शेष स्थिति, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कई प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आप क्या करते हैं, माल खरीदते हैं, माल देते हैं, तो उस वे में आपकी इकोनॉमिक्स पावर यानी कि आपकी भुगतान लेवल क्या है, आपकी क्रेडिट ऑफ स्कोर्स क्या है, ये सारी चीजें। निर्धनता तथा पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या, जी हाँ, इसमें प्रॉवर्टी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि निर्धनता क्या, निर्धनता मतलब गरीबी, उस हिसाब से फिर देखा जाता है जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या, कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट पे क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीजें भी आती हैं। और नीति निर्धारण, इकोनॉमिक्स में अगर कुछ चीज है तो सिर्फ ये है कि इकोनॉमिक्स बेस इंडिविजुअली और नेशनल लेवल पे आप किस प्रकार से प्लानिंग करते हैं कि आपको पता चल सके कि आर्थिक समस्याओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है। अच्छा, आप एक चीज और मैं बता दूं, आप जब इकोनॉमिक्स की बुक्स आपने अगर 11th में पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमी, राइट, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। ये बच्चे उसमें सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमिक्स है ना, अगर वो जो वर्क करेगा तो वो होगा मैक्रो लेवल पे, और वो तीनों इफेक्ट मैक्रो लेवल पे दिखाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर अभी तक क्लियर किए हैं, इन सारे पॉइंट्स को ना आप ना सिर्फ पढ़ो बल्कि हर एक पॉइंट को लिख लो, ताकि आप लोगों को ये पहले चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाए कि आने वाली क्लास जो भी मैं लूंगा उसमें पॉइंट बाय पॉइंट ही आपके माइंड में अंडरस्टूड भी होगी और वो आपको वर्क भी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा 12th क्लास का पहला चैप्टर भी फिनिश होता है। बाकी की कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है।